हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे आदर्शवाद का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आदर्शवाद में शिक्षक का क्या स्थान है, अथवा आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका को समझाइए। तो आंसर है कि आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान, द प्लेस ऑफ टीचर इन आइडियलिज्म। ठीक है, तो क्या है कि आदर्शवादी विचारक शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को शीर्ष स्थान देते हैं। मतलब आदर्शवादी जो विचारक हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षक का जो प्रोसेस चलता रहता है उसमें शिक्षक को जो है कि बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। ठीक है, उनके अनुसार बच्चों को पशुत्व से मनुष्य यानी कि पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने में शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। उनका स्पष्टीकरण है कि बच्चों को भौतिक विषयों का ज्ञान तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है, परंतु चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास के लिए योग्य सचरित्र एवं तपे हुए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्लूटो के अनुसार ज्ञान के भंडार, दार्शनिक और अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति ही शिक्षक बनने की अधिकारी होते हैं। फ्रोवेल के अनुसार विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देते हैं। यह सहयोग वे तभी दे सकते हैं जब उन्हें बच्चों की प्रकृति और उनके विकास की प्रक्रिया का स्पष्ट ज्ञान हो। अतः अध्यापक में छात्रों को समझाने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति भी होनी चाहिए। मतलब कि आदर्शवादी विचारधारा में शिक्षक का बहुत ही महान स्थान था। उनके हिसाब से जो बहुत ही महान विचारक रहे हैं प्लूटो और फ्रोबेल, उनके अनुसार जो है कि जो शिक्षक है वो इस तरह का ज्ञान उनको होना चाहिए और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे कि वो बच्चों को अध्यात्म की ओर ले जाएं और उनको जो है कि उनकी जो है कि उनके चरित्र और उनका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के भी चरित्र का और उनके व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, और फ्रोबेल का कहना है कि जो अध्यापक है वो एक माली के समान है, जो बाग में जो पौधा होता है यानी कि पौधा को कहा गया है शिष्य। ठीक है, उसका जो है कि इतना अच्छे से संवारता है, उसको विकास करता है, उसको सिंचाई देता है जिससे कि वे प्रकृति और उनके विकास की प्रकृति में और उनके विकास की प्रकृति में सही तरीके से फल फूल पाते हैं। ठीक है, तो और अध्यापक में छात्रों को समझाने और उनका उचित ढंग से विकास कर सकने की शक्ति भी होनी चाहिए। जो शिक्षक ऐसे हैं जो छात्र को समझ सकते हैं और उनका सही तरीके से विकास कर सकते हैं, वही शिक्षक एक अच्छा शिक्षक माना गया है आदर्शवाद में। और इन शिक्षकों का बहुत ही ज्यादा स्थान महान रखा गया है आदर्शवाद में। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2 और ये है कि बात कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरी जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। आदर्शवाद में शिक्षार्थी का क्या स्थान है। शिक्षक का तो बहुत महान स्थान है, शिक्षार्थी का क्या स्थान है ये देखेंगे। तो आदर्शवाद में शिक्षार्थी का स्थान, ये हेडिंग लाइन देंगे आंसर लिखने से पहले। उसके बाद फिर आदर्शवादी मनुष्य को आत्मधारी मानते हैं। उनके अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं आत्मा होता है। इस दृष्टि से सब बच्चे समान होते हैं और पूर्णता की अनुमति करने योग्य होते हैं। अधिकतर आदर्शवादी बच्चों को प्रारंभ से ही इस पूर्णता की
अनुभूति कराने पर बल देते हैं, परंतु आधुनिक आदर्शवादी बच्चों की शारीरिक और मानसिक विभिन्नता को स्वीकार करते हैं। उनका मस्तिष्क कार्य करते हैं और उनमें विभिन्नता होती है, अतः बच्चों का विकास करते समय उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास, रुचि, रुझान और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जर्मनी शिक्षा शास्त्री पेस्टालोजी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की मनोवैज्ञानिक विभिन्नता के आधार पर उनकी शिक्षा का विधान करने पर बल दिया था। उनके शिष्य हर्बर्ट और फ्रोबेल ने अपने गुरु के विचारों को मूर्त रूप दिया। देखो, शिक्षार्थी का स्थान भी बहुत अच्छा है। शिक्षार्थी को जो है कि आत्मधारी कहा गया है और जो है कि उनके अनुसार अनुभव का केंद्र मस्तिष्क नहीं होता है बल्कि आत्मा होता है। आदर्शवादी विचारकों के अनुसार जो शिक्षा प्राप्त करने का स्थान जो होता है वो आत्मा होता है, मस्तिष्क नहीं होता है। उन्हीं के हिसाब से जो है कि बच्चों को इस समान दृष्टि से देखा गया, क्योंकि आत्मा सबकी एक समान होती है और सबको इसीलिए एक ही नजर से देखा गया आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार, और पूर्णता की अनुपत्ति करने योग्य होते हैं और सब कुछ पाने के योग्य हो सकते हैं। लेकिन जो नया जमाना आया, आधुनिक विचारधारक जब रहे, तो उन्होंने बच्चों के जो शिक्षा प्राप्त करने की बात कही, तो उन्होंने बच्चों की रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार ही बच्चों को उनके अंदर विभिन्नता को देखा और उनको समझ करके उनको शिक्षित करने का जो है कि प्लान किया। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो अपने मस्तिष्क का विकास कर सके और अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता को के अनुसार अपने शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसी में जर्मनी शिक्षा शास्त्री जो है पेस्टालोजी सबसे पहले विचारधारक थे, जो कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे हर तरह से मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी अलग अलग इस तरह की जो रुचि, क्षमता और योग्यता है, इसी के तो उनके जो पेस्टालोजी है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों की मनोवैज्ञानिक विभिन्नता के आधार पर ये देखा और समझा कि बच्चों की रुचि, क्षमता और योग्यता अलग अलग होती है। उन्हीं के अनुसार उनको जो है कि शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, और उन्हीं के उन्हीं को जो है कि जो पेस्टालोजी के जो शिष्य थे हर्बर्ट और फ्रोबेल, उन्होंने अपने गुरु के विचारों को और आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद फिर है कि 3 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग आज शॉर्ट का जो इसमें जितना भी शॉर्ट दिया हुआ है सारा आज हम पढ़ लेंगे। शॉर्ट है, छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आदर्शवाद में विद्यालय की परिकल्पना कीजिए। तो आदर्शवाद में विद्यालय किस तरह का होता था? तो चलो, आंसर है कि आदर्शवाद में विद्यालय की परिकल्पना, ये हेडिंग लाइन दे दिया। उसके बाद फिर है कि आदर्शवादियों का तर्क है कि मनुष्य आत्मानुभूति करने में तभी सफल हो सकता है जब उसका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो जाए। इस सब के लिए वे सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से पूर्ण उच्च सामाजिक वातावरण की आवश्यकता समझते हैं। यह सब विद्यालयों में ही संभव है। विद्यालयों में आदर्श अध्यापकों के संपर्क में आकर बच्चे उच्च आदर्शों की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थान होने चाहिए जहां बच्चे उच्च सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। मतलब विद्यालय के बारे में जानना चाह रहा है कि आदर्शवाद के टाइम में विद्यालय की किस तरह का होता था। तो देखो, विद्यालय की परिकल्पना किस तरह की गई है, तो किस तरह का होता था
तो देखो, विद्यालय में जो है कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक, इन सभी चीजों का विकास होता है। इसलिए विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चों के इन सब चीजों का विकास किया जाता है। और इन सब चीजों का विकास करने के लिए जो है कि एक अच्छे और गुणी टीचर का होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो एक अच्छा टीचर बच्चों को दे सकता है, वो कहाँ दे सकता है? स्कूल में दे सकता है, विद्यालय में दे सकता है। और वहीं पर आकर करके बच्चे, स्कूल में ही आकर के बच्चे इन सब चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, जिससे कि उनका सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, नैतिक और बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का विकास होता है। ठीक है, बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल करके सामाजिक वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं और पढ़ते लिखते हैं, जिससे कि उनका शारीरिक, मानसिक और हर तरह का बौद्धिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो विद्यालय इस तरह का होना चाहिए। ठीक, अब विद्यालय के बारे में जान के उसके बाद आदर्शवाद में अनुशासन को समझाइए। अनुशासन किस तरह का होता था? तो आदर्शवाद में अनुशासन जो होता था कि आदर्शवाद में अनुशासन को समझाइए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आंसर सब में लिखने से पहले हेडिंग लाइन हम लोग देते हैं कि आदर्शवाद में अनुशासन। ठीक है, डिसिप्लिन इन आइडियलिज्म। शिक्षा प्रक्रिया के संदर्भ में बालक से संबंधित निम्न 2 अवधारणाएं हैं: स्वतंत्रता एवं अनुशासन। प्रत्येक दर्शन अपनी आचार मीमांसा के माध्यम से इस पर विचार अवश्य प्रकट करता है। आदर्शवाद के साथ भी ऐसा है। आदर्शवादी अनुशासन को बालक के विकास की कुंजी मानते हैं। इस संबंध में थॉमस थैंग ने सच ही कहा है कि प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है ना। जो प्रकृतिवादी हैं उनका जो नारा है कि स्वतंत्र रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृतिवादियों का कहना था कि जो है कि बच्चे प्रकृति में रह के स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, जबकि आदर्शवादियों का कहना है कि उनके लिए अनुशासन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे अनुशासित रहेंगे तभी, अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए तो बच्चों को अनुशासन नहीं समझ में आएगा, वो अनुशासित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आदर्शवादियों के अनुसार बच्चों को अनुशासन में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आदर्शवादी अनुशासन के समर्थक अवश्य हैं। आदर्शवादी अनुशासन के समर्थक अवश्य हैं, अतः यह अनुशासन प्रभावात्मक है, न कि दमनात्मक। आदर्शवादी बालक को अनुशासित करने में दंड व भय का प्रयोग नहीं करते थे। देखो, आदर्शवादी जो हैं वो अनुशासन का पक्ष जरूर लेते हैं, अनुशासन के लिए ही उनकी विद्या जो है अनुशासन में रह करके दी जाती थी, लेकिन उनके टाइम में जो है कि दंड और दमनात्मक रूप से अनुशासन नहीं होता था, बल्कि अनुशासन इस तरह का होता था जिससे कि बच्चे का चारित्रिक विकास हो सके, मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके, उनका नैतिक और सामाजिक विकास हो सके। ठीक है, उनको किसी भी तरह का दंड, कठोर दंड नहीं दिया जाता था। उनको जो है कि अच्छी तरीके से उनको अनुशासन के बारे में, ताकि बच्चे भी अपने अंदर अनुशासित हो करके अपनी जीवन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सके और अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो बच्चों को अनुशासन में रखना भी जरूरी होता है, लेकिन दंड के रूप में नहीं। यह आदर्शवादी का विचार था। ठीक है, उसके बाद उनका मानना है कि बालक के अनुशासित करने के लिए शिक्षक को स्वयं एवं आदर्श उपस्थित कर बालक के सम्मान का पात्र बनना चाहिए। फिर अपने व्यक्तित्व से उसे प्रभावित कर उसकी मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलना चाहिए। इसके लिए बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। इसी को आत्मानुशासन भी कहते हैं। इसी के माध्यम से बालक का आध्यात्मिक विकास संभव है।
उनका आदर्शवादियों का यह कहना था कि जो टीचर हैं उनको वो अगर अनुशासन में रहेंगे और स्वयं अपने आदर्श को पूरी तरीके से एक अच्छे और सम्मान पात्र के रूप में बना करके रखेंगे, तभी उनके बच्चे एक सही अनुशासन को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, है ना। उसके बाद ये था कि उनको जो है कि जो उनकी मूल प्रवृत्ति थी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जब वो टीचर अपने आप को बदलेंगे तभी वो अपने स्टूडेंट की मूल प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रूप में बदल पाएंगे, ठीक है। अध्यात्म के रूप में उनको उनकी प्रवृत्ति को बदल पाएंगे। इसीलिए जो है कि उनका ये कहना था कि अनुशासन होना चाहिए और बच्चे को टीचर वैसे टीचर होने चाहिए जो अपने जीवन को पूरा अनुशासित रूप से जो है कि व्यतीत करते हो और सही तरीके से आध्यात्मिक रूप से उनको अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और सही आचरण देना आता हो, ठीक है। और ये सारी चीजें अनुशासन में रह करके स्वतंत्र रूप से देना चाहिए, ठीक है, ना कि जोर जबरदस्ती वाला चीज, ठीक। तो ये था अनुशासन आदर्शवाद के अनुसार, ठीक। अब है कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान शिक्षा पर आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव बताइए। जो अभी वर्तमान में शिक्षा चल रही है उसमें आदर्शवादी दर्शन का कितना प्रभाव पड़ा है, आदर्शवादी जो शिक्षा थी उसका इस टाइम में कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो आंसर है कि हम लोग हेडिंग लाइन देते हैं कि वर्तमान शिक्षा पर आदर्शवादी दर्शन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन प्रेजेंट एजुकेशन, ठीक। आदर्शवादी दर्शन ने वर्तमान शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इस बीच संसार में अनेक परिवर्तन हुए हैं, अनेक विचारधाराओं ने जन्म लिया है और उन्होंने शिक्षा पर अपना अपना प्रभाव भी डाला है। लेकिन आज भी शिक्षा किसी न किसी रूप में आदर्शवाद से प्रभावित हो रही है। आदर्शवादियों के अनुसार वर्तमान शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए। देखो, इनका यह कहना है कि आज इतना जमाना बीत गया और नए नए चीजें आ गई, तब भी आदर्शवादी जो विचार थे अनुशासन के रूप में और टीचिंग के रूप में, जो आदर्शवाद के टाइम में जो शिक्षा प्रणाली थी उसका अभी भी टीचिंग में जो है कि उपयोग किया जाता है, ठीक है। और उनका जो है आदर्शवादियों के अनुसार वर्तमान शिक्षा में निम्न उद्देश्य होने चाहिए, जो कि अभी ये सब चीजें अपनाई जा रही है। पहला क्या है कि मानव का शारीरिक विकास करना, है ना। अभी भी हम लोग बच्चे लोगों का क्या करते हैं, शारीरिक विकास करने के लिए उनको खेल खिलाते हैं। इसी के लिए जो है कि बहुत सारे प्ले ग्राउंड बनाए जाते हैं। उसके बाद मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, समाज में बच्चा हर बच्चे के साथ मिलजुल कर करके स्कूल में पढ़ता लिखता है ताकि उसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास उसके अंदर हो सके। उसको उसकी संस्कृति के बारे में, उसके मूल्य के बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। और उनके समाज के बारे में, सब लोगों के जो है कि बारे में बताया जाता है। सभी एक हैं और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी तो समाज और उनकी संस्कृति के बारे में बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। तो अब है कि मानव का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास भी हम लोग करते हैं बच्चे लोगों का, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है राज्य हेतु विशेष व्यक्तियों का निर्माण करना। हम बच्चे लोगों को, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और उसके बाद फिर जब पढ़ लिख कर करके अब खुद इस योग्य बन जाते हैं कि वो भी अब दूसरे को जो है कि शिक्षित कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे समाज का और हमारे राज्य का विकास होगा, ठीक है। उसके बाद फिर है कि श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। बच्चे पढ़ लिख करके अपना चारित्रिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, इन सामाजिक सब तरह का विकास कर करके क्या करते हैं, अपना एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाती हैं पढ़ने लिखने के बाद, जिससे कि बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सकता है अपने देश का, ठीक है। उसके हर जगह से, जहाँ भी जो अगर भारत का बच्चा है पढ़ लिख करके जब कभी दूसरे देश जाता है तो उसको उसके
भारतीय होने पर गर्व होता है, क्योंकि वो एक अच्छा नागरिक बन पाता है, ठीक है, पढ़ लिख कर करके। उसके बाद फिर है कि बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास। जब बच्चा अच्छे तरीके से टीचर उसको सारी अच्छाई उसके अंदर भरते हैं तो उसके बौद्धिक गुणों का विकास होता है, उसके विवेक शक्ति का विकास होता है ना। ताकि क्योंकि बच्चे के जो भी रुचि क्षमता और योग्यता है उसके अनुसार जो है कि आदर्शवाद में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और जिससे कि उनका बौद्धिक और बौद्धिक विकास होता था, उनका विवेक शक्ति बढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक एवं चेतना का विकास करना। आध्यात्मिक रूप से जो भी आध्यात्म में है हमारे, उस सब चीजों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि उनकी चेतना का भी विकास होता था, ठीक है। तो इस तरह से आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के उपरोक्त गुण होने चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष पर जोर दिया है और वर्तमान शिक्षा को भी आध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप वर्तमान शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ रहा है ना। आदर्शवादियों में इसी तरह से मनुष्य को सभी गुणों से जो है कि जब बच्चा पढ़ता है तो सभी गुण उसके अंदर डाला जाता है, ताकि बच्चे एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बन कर करके अपने समाज में, अपने देश का विकास कर सके। और इसके अतिरिक्त उन्होंने आध्यात्मिक पक्ष पर भी जोर दिया है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ लिखने के साथ साथ आध्यात्मिकता की शिक्षा भी उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने अध्यात्म से वो हमेशा ही जुड़ा रहेगा। और इसी पर जो है कि जो आदर्शवादी हैं वो वर्तमान शिक्षा में भी इस चीज पर बल देते हैं और अध्यात्म की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया है। फलस्वरूप वर्तमान शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है। और इसी कारण जो है कि बच्चा अभी भी पढ़ने के साथ साथ हम सारी चीजें करते हैं, हम विज्ञान, हम टेक्नोलॉजी, हर एक चीज सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शिक्षा तो है। हम जानते हैं कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको जानना है। और जानते हैं तभी बच्चों को सारी चीज़ों का नॉलेज हमें स्कूल से हमारे बच्चों को मिलता है, और फिर घर से, समाज से, हर जगह से मिलता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको भी आपके नॉलेज में विकास होगा, पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आदर्शवाद के विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो आदर्शवाद के रूप, कितने रूप हैं? तो फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के विभिन्न रूप हैं। आधारभूत सिद्धांतों में अंतर होने पर ही उनका विभाजन किया गया है। आदर्शवाद के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। आदर्शवाद में बोला गया है कि बहुत सारे रूप हैं जो कि निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, निरपेक्ष आदर्शवाद। निरपेक्ष आदर्शवाद क्या है कि आदर्शवाद के रूप में आदर्शवाद के रूप के अनुसार समस्त सत्ता आत्म की सत्ता है। फिक्टे ने कहा था आत्म की सत्ता निरपेक्ष है। इस विचारधारा में परमात्मा को आध्यात्मिक स्वरूप दिया जाता है। संपूर्ण संसार में परमात्मा का अंश स्वीकार किया गया है। देखो, निरपेक्ष आदर्शवाद का कहना क्या है, जिसमें कि फिक्टे का कहना है कि आत्मा की सत्ता निरपेक्ष है, और उसी पर इस विचारधारा में परमात्मा को जो है कि अध्यात्म स्वरूप दिया गया है, और उनका कहना है कि संपूर्ण संसार में परमात्मा का अंश स्वीकार किया गया है। मतलब कि जो शिक्षा है वो एक तरह से जब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने परमात्मा से जुड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एक अध्यात्म की ओर बढ़ जाते हैं, और आत्मा और परमात्मा का एक दूसरे से लीन होना, एक दूसरे से मिलना, तभी जो है कि इंसान को मोक्ष प्राप्त होती है, ठीक है। यही है निरपेक्ष आदर्शवाद।
उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है कि 2 नंबर पॉइंट है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। आदर्शवाद के इस रूप के अनुसार वस्तु का अस्तित्व उसी समय होता है जब उसकी प्रतीति की जाती है। ठीक है, मतलब कि आदर्शवाद के अनुसार वस्तु का जो अस्तित्व होता है, कोई भी वस्तु, मतलब वस्तु का मतलब इंसान, यहाँ पर वस्तु का मतलब इंसान है, उसका अस्तित्व तभी होता है जब, उसी समय होता है जब उसकी प्रतीति होती है, जब उसको बनाया जाता है, जब बनाया गया और फिर उसके अंदर आत्मा को डाला गया, तभी उसका अस्तित्व आता है। बिना आत्मा के कोई भी इंसान अस्तित्व में नहीं आता है, जब तक कि उसके अंदर आत्मा नहीं आती। और जब आत्मा आती है तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आत्मनिष्ठ आदर्शवाद। उसके बाद है कि प्रवंचात्मक आदर्शवाद। प्रवंचात्मक अनुभव, अंतरात्मक कर्तव्य और नैतिक मूल्य जगत की वास्तविकता को एवं इसमें मानव जगत की वास्तविकता को माना गया है। इसमें मानसिक जगत की वास्तविकता पर बल दिया गया है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रवंचनात्मक अनुभव है और अंतरात्मा, जो इंसान की अंतरात्मा होती है, कर्तव्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, वही जगत की वास्तविक मूल्य होते हैं। वही सारी चीज इंसान को अपने इस दुनिया का जो है कि वास्तविक मूल्य है। सही में जो एक मूल्य है ना, वो यही है कि जो इंसान का अंतरात्मा होता है, कहीं न कहीं एक बार जब आप बहुत बुरे काम करने लग जाते हो, बहुत बुरे काम करने लग जाते हो, तो खुद अंतरात्मा से ही आवाज आती है कि अब बस करो, अब नहीं, क्योंकि हम ऊपर जाएंगे तो कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। लोग बोलते भी हैं कि अच्छे काम करो और ऊपर जाओगे तो कौन सा मुंह लेकर के जाओगे, क्योंकि अच्छे कर्म करने से अंतरात्मा कभी भी आपको धिक्कारती नहीं है। जब आप अच्छे कर्म करते हो तो हमेशा अंतरात्मा आपको दूसरे की अच्छाई और सही रास्ता पर चलाती है। जब आप गलत काम करते हो तो आपकी अंतरात्मा आपके जो नैतिक मूल्य हैं, आपके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, आपको जो आपके घर से जो भी संस्कृति मिली है, जो भी सभ्यता है, जो भी संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है, जो भी आपके वैल्यूज हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और फिर आपके अंदर की जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं आपको खुद दोष देती है कि ये सारी चीजें पहले नहीं थी। जब एक इंसान, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है और इस दुनिया में आता है तो वो पूरा पाक साफ होता है, कोई गुनाह, कोई घमंड, किसी तरह का कोई गिला शिकवा किसी से नहीं, कोई भी दोष नहीं होता है उसके अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब वो बढ़ता है तो उसको अगर अच्छा वातावरण मिल जाता है, अच्छा ज्ञान मिल जाता है, तो फिर उसको उसके ज्ञान का विकास अच्छे तरफ होता है, अध्यात्म की ओर होता है। और अगर वही उसको कहीं गलत शिक्षा मिल गई, गलत लोग का सोहबत मिल गया, तो फिर वो उसका जो लाइफ है वो गलत की ओर मुड़ जाता है, फिर उसकी अंतरात्मा उसको बोलने लगती है। तो यही है प्रवंचात्मक आदर्शवाद। ठीक है, उसके बाद फिर व्यक्तिगत आदर्शवाद क्या है कि व्यक्तिगत आदर्शवाद के अनुसार सत्यम शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति में मन की झलक मिलती है। क्रियाओं के द्वारा वास्तविक जगत के स्वरूप को बदला जा सकता है। व्यक्तिगत आदर्शवाद अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे करेगा लोग, जब उसके सत्यम शिवम एवं सुंदरम का जो मतलब है उसको समझ जाएगा। मतलब सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जब सत्य बोलोगे तभी शिव मिलेंगे और तभी तुम्हारा जीवन सुंदर हो पाएगा। यही मतलब है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरीके से, अपने पर्सनालिटी के अंदर सच को, अपने चरित्र का विकास अच्छी तरीके से करते हो, अपने नैतिक विकास करते हो, अपना आध्यात्मिक विकास करते हो, सब सामाजिक विकास अच्छी तरीके से करते हो, अपने नैतिक मूल्य सही रखते हो, ठीक है,
तभी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा और आप सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्य को समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद फिर अवयवी आदर्शवादी संपूर्ण विश्व को एक तर्कपूर्ण रचना मानते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो दुनिया है ये एक तर्क के रूप में बनाई गई है, रचना की गई है इसका। ठीक है, उसके बाद गणितीय आदर्शवाद में गणित को प्रमुखता दी गई है। इसमें गणित के साथ विज्ञान को भी महत्व दिया गया है, परंतु यह आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। गणितीय आदर्शवाद में गणित और साइंस को महत्व दिया गया है, लेकिन ये आत्मा की अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। आधुनिक आदर्शवादी में क्या है कि आदर्शवाद का आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव है। आदर्शवाद पर आधुनिक विचारधाराओं का प्रभाव है। आदर्शवाद के इन नवीन रूप को आधुनिक कहा जाता है। जैसे कि अभी भी आधुनिक विचारधारा जो है, आदर्शवादी शिक्षा जो है वो अभी भी आधुनिक टाइम में भी आदर्शवादी शिक्षा देखने को मिलती है और नई तरीके से मिलती है। ठीक है, तो ये झलक अभी भी हमें मिलती है आधुनिक आदर्शवादी में शिक्षा में। ठीक है, उसके बाद फिर है कि अद्वैतवाद अद्वैतवादी ब्रह्म और आत्मा दो मूल तत्वों को स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में भी चेतन अचेतन दो मूल तत्वों को स्वीकार किया गया है। अद्वैत मतलब दो मूल्य हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, जो कि दोनों को दो तो हैं पर एक ही माना गया है। हम लोग दूसरे क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि अद्वैत मतलब कि दो नहीं एक है, तो आत्मा और परमात्मा दो चीज, लेकिन इसको एक ही माना गया है और इसी दो मूल तत्वों को जो है कि अद्वैतवाद स्वीकार करते हैं। और साथ में भारतीय दर्शन भी चेतन अचेतन दो मूल्यों को स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन में चेतन अचेतन दो मूल्य हैं और भारतीय दर्शन इसको स्वीकार करता है। आदर्शवादी दो मूल्य तत्व अद्वैतवाद ब्रह्म और आत्मा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अनेकवादी प्रत्येक जीव और जड़ में एक स्वतंत्र तत्वों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कुछ आदर्शवाद संसार के सभी जीव और जड़ में एक स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार करते हैं। मतलब अनेकात्मवाद में जो है कि जड़ और जीव दोनों की स्वतंत्र तत्वों को स्वीकार करते हैं, जिसमें कि कुछ आदर्शवाद संसार के सभी जीव और जड़ को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं। इनको स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है, जड़ और जीव को। उसके बाद फिर है कि नैतिकवाद आदर्शवाद में क्या होगा कि सुकरात और प्लूटो ने नैतिक मूल्यों को आदर्शवाद में प्रमुख स्थान दिया है। प्लूटो ने इन मूल्यों में सत्यम शिवम सुंदरम बताए हैं। ठीक है, मतलब नैतिकवाद में भी सत्यम शिवम और सुंदरम को मूल्यता दी गई है और वैल्यू दिया गया है, उसी को मुख्य माना गया है। सुकरात और प्लूटो ने नैतिक मूल्यों को आदर्शवाद के रूप में प्रमुख स्थान दिया है। ठीक है, तो यही था जो शॉर्ट क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन थे इसमें। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और पढ़ने में भी मन लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक और बात कि प्लीज़ आप लोग मेरे ज़ेनज़ी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को प्लीज़ दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुंचे। और प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रैक्टिकल बनाना हो किसी भी सेमेस्टर का, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल से प्रकृतिवाद शुरू हो जाएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन, तो हम लोग कल से ये पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।